पहले तो मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी कि आप आज हमारे यहाँ आए, आपका स्वागत है मेरठ में। और आपने हाँ, आके मुझे सीधा पता चला कि आप लोगों ने जी विरोध दर्ज कर रहे हैं जगह जगह। मैंने अखबारों में पढ़ा, तभी मैं ये खोजते हुए आया। एक गांव भी अभी वहाँ भी जाऊंगा। ये मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि आपने कम से कम ये मुद्दा उठा रहे हैं, वरना हम देख रहे हैं तमाम चैनल वहाँ लगभग खामोशी है, कोई कुछ मुद्दा नहीं उठ रहा। सोशल मीडिया पे बहुत मुद्दा उठ रहा है, हम लोग सब कर रहे हैं, सब बच्चे सब लोग कर रहे हैं, कैंपस से हम लोग कर रहे हैं, मेरठ कॉलेज से कर रहे हैं, तमाम मेरठ में खूब चल रहा अच्छा है। देखिए, एक हाँ बोलिए। मैं फिर इस मुद्दे पे आऊँगा। पहले अब एक और इससे हटके एक बात कह दूँ, फिर मैं आऊँगा इस मुद्दे पे। एक तो मैं आपका फ़ैन हूँ, एक मेरा परिवार आपका फ़ैन है, मेरी बच्ची और बच्चे दोनों फ़ैन हैं, क्योंकि आप सही मुद्दे उठाते हैं और सबके मुद्दे उठाते हैं और सबकी बात सुनते हैं बिना किसी उसके किसी के इसका उठना है इसका उठना है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए, हमारे देश की आज़ादी को 70 साल हो गए जी राजीव जी, हमारे देश की आज़ादी को। और लगभग हर तरह इधर ही आइए, उधर कहाँ बात कर रहे हैं, इधर ही आइए। सब तरह के कानून बन गए, और जितने भी कानून बनते हैं, खासकर पिछले 15-20 सालों से, जब से हम जवान होके अब आए हैं इस उम्र में, हमने देखा है कि वो जनरल कास्ट के खिलाफ ही क्यों बनते हैं। ये हमारा प्रश्न है सभी सरकारों से। हमारा प्रश्न इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री जी से भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी से अच्छा, भी एक है, बात बताइए, हमारे इस बिल को लेके सोशल मीडिया की भूमिका, या सोशल मीडिया ने ज़्यादा लोगों के बीच गलतफहमियां, अफवाह, डर, आशंका या सच्चाई ज़्यादा सोशल मीडिया ने किया है क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया नहीं है, ये एक सच्चाई है। आप देखिए, एक SC/ST एक्ट होता है रिजर्वेशन का जो है, और उसका इतनी बड़ी मार, नोएडा में आपने देखा होगा, एक वो फौजी थे, उनके खिलाफ बहुत बड़ा मामला हो गया था, वो फर्जी केस निकला। और ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं। ललितपुर से 20 साल की सजा काट के उसके और वो बिल्कुल मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया था, ऐसे बहुत मामले हैं, और ऐसे मामले यहाँ नहीं आएंगे। इस बात की सरकार क्या गारंटी दे रही है? अच्छा, मैं इससे बड़ी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ 70 साल से कानून बन रहे हैं। ये सरकार ऐसा क्या करती है कि हर बार एक कानून लेके आती है, उन लोगों के लिए बनाती है जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, उनसे कुछ पूछती नहीं है। किसानों पर इन्होंने बिल बनाया, किसानों से नहीं पूछा, किसानों ने विरोध किया। अब ये बिल लेके आए, क्या इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने जनरल कास्ट के प्रोफेसर्स को या जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स को, जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए आप कर रहे हो, जिनके खिलाफ आप इसका इस्तेमाल करोगे, आपने उनसे क्यों नहीं राय मशवरा किया? आपने डिबेट क्यों नहीं करा? हमारा संविधान बना था तो इतने बड़े बड़े लोगों ने बनाया था, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, अम्बेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने बाकायदा चर्चा करी, डिबेट करे देश में जगह जगह पे। इन्होंने एक डिबेट नहीं करा और सीधा सीधा लाके ऊपर से आसमान से लाकर ये कानून लगा दिया। वो तो कह रहे हैं 1 साल डिबेट किया हमने, ड्राफ्ट कमेटी दी थी। अगर डिबेट होता तो इतना विरोध क्यों होता? हम लोगों को क्यों विरोध करना अच्छा, पड़ता? एक बात बताइए, सामान्य वर्ग के लोगों को, खास करके आप तो ज़्यादातर सब राजपूत हैं यहाँ। हम पंडित हैं। अच्छा, राजपूत पंडित को ये लग रहा है बीजेपी हमारी पार्टी थी और हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा लग रहा है क्या? सत्य बात है ये। हम सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने बहुत वोट करा। हालांकि पर्सनली हम लोग एक ये है, लेकिन हम लोगों ने इनको लेके आए सरकार में। पहले कांग्रेस को वोट करते थे, फिर बीजेपी को वोट किया, और बहुत लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। आज भी हम लोग, लेकिन अब नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों में, इससे बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी हुई है। दूसरी बात, मैं एक बात और बोल रहा हूँ, इसके अलावा क्या है कि देखिए, जब इन्होंने पूछा ही नहीं हमसे और हमारे ऊपर ये थोप रहे हैं, इसमें क्या ऐसा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों राजपूत, क्यों ब्राह्मण, क्यों सामान्य वर्ग के लोग ये सोच रहे हैं कि हर ओबीसी, SC/ST का जो आदमी है वो जातीय भेदभाव की शिकायत सामान्य से ही करेगा? मेरा सवाल तो ये है। देखिए सर, मैं आपसे बताता हूँ, आपके ही मीडियाओं में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो जातिगत आरक्षण को मान रहे थे, जो कह रहे थे कि जातिगत जो जनगणना हो रही है वो होनी चाहिए। कुछ लोग मान रहे थे, सरकार पहले नहीं मान रही थी। हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे होनी चाहिए, मोदी जी मना कर रहे थे, पार्लियामेंट मना कर रहे थे, बहुत सारे लोग, फिर उन्होंने मान लिया। ये भी अल्टीमेटली किसके खिलाफ हो रहा है? या तो आप जातिगत जनगणना करवा लो सारी की सारी। भाई, हम अभी आप गूगल कीजिए और आप लिखिए, मैंने आज पोस्ट भी डाली, आप लिखिए, आप कहिए ब्राह्मण कितने हैं उत्तर प्रदेश में, देश में 12%, राजपूत कितने हैं 10%, वैश्य कितने हैं 9%, ये टोटल में 35% बैठ रहे हैं। तो फिर ये कैसे 20% और 80% कह रहे हैं? कैसे हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं? जब इनके पास अभी आंकड़े ही नहीं है तो इस तरह के कानून कैसे ला रहे हैं? ये किसी भी तरह के कानून कैसे ला रहे हैं बताइए? पहले आप जांच तो कर लीजिए, कितने कितने लोग हैं हमारे देश में। जातीय जनगणना आ रही है तो उसका मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसका ही इन्होंने एक आइडिया बना लिया है कि जातिगत जनगणना वो मांग रहे हैं, हम इसको नहीं करने की वजह से इसको ले लेते हैं, तो इधर से हमें कुछ वोट यहाँ मिल जाएंगे। कुछ ये वोट का खेल है राजीव जी, और कुछ नहीं है। इनको लगता है कि अपर कास्ट तो इनकी खुद की है, ब्राह्मण हमारे हैं, राजपूत हमारे हैं, बनिए हमारे हैं ही,
50-60 साल से वो कहीं जाते नहीं बेचारे, और बाकी लोग भी हैं, पंजाबी वगैरह भी देते हैं। अब इनको ओढ़ लेते हैं ओबीसी और दलित को, बचेगा क्या फिर विपक्ष पास? विपक्ष तो गया, मुसलमान लेके घूमते रहो, मुसलमान भी इन्होंने कुछ ले लिया अपने, बताइए, वो उनको वैसे ले लेते हैं, तो विपक्ष में क्या बचता है? मोदी जी तो बहुत बड़े वो खिलाड़ी हैं। अभी आपने एक बात बोल दी कि ओबीसी वर्ग को लेकर इतना नाराजगी क्यों है। अभी जैसे अभी साहब ने कहा ओबीसी में कई मार्शल कौम है, कई बारी विद्यार्थी परीक्षण में ऐसा हो जाता है कि आपसी विवाद चलते हैं। आप विद्यार्थी परिषद में? हाँ, मैं छात्र हूँ, तो कई बारी ऐसा होता है कि मतलब आपसी विवाद हो जाते हैं, तो उसमें मतलब ये क्या प्रोविज़न है कि हम जनरल वाले मतलब सीधा वो थोप से कर कुछ भी कर सकते हैं ना हमारे साथ? अच्छा, एक सीधा मजेदार बात है, छोटे बीजेपी के कार्यकर्ता संगठनों के लोग आपस में सोशल मीडिया पर खूब कैंपेन चला रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारने का वक्त आ गया है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और जो खासकर स्टूडेंट नहीं, कोई नहीं चला रहा। अरे हमारे जिले का हमको आ रहा है तो हम बता रहे हैं, बाकी हम ये नहीं कह रहे पूरे देश में, कहीं कहीं ऐसा भी है लोगों को दरअसल नाराज़गी दिखाने के लिए। सर आप भी कुछ बात करें तो मैं अपने दर्शकों को इस बिल के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें भी बताते चलूँ। बताएं। नहीं, पहले तो राजीव रंजन जी आपका, जैसे भाई साहब ने कहा, बहुत बहुत स्वागत है इस क्रांति धारा बहुत मिलन पर, शुक्रिया। क्योंकि लगातार आपको देखते हैं और आपको अपने बीच पाके हम बहुत ही अभिभूत हैं अच्छा। और विषय भी बड़ा ज्वलंत है। और मैं क्योंकि शिक्षक होने के नाते जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उससे ही संबंधित बात करूँगा। आप डिग्री कॉलेज में? कानून है, मैं इंटर कॉलेज में हूँ। अच्छा, और चलिए कम से कम अभी आप में लागू नहीं है। नहीं, वहाँ तो नहीं है, लेकिन ये है सर राजीव रंजन जी, बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, कंट्रडिक्शन क्या है कि जो स्टूडेंट है जब वो जाता है कई जगह तो वो अपने को पाता है कि यार तुम कहाँ और वो कहाँ, और ये जो कंट्रडिक्शन है ये सर स्टूडेंट्स के बीच में क्यों? स्टूडेंट को हम स्टूडेंट ही क्यों ना रखें, उसे हम आप जातिगत और उस पर क्यों बांटें? जैसे आप भाई एंटी रैंकिंग कानून था ऑलरेडी, वो इसलिए था कि बच्चों में आपस में कुछ विवाद ना हो, विवाद तो किसी भी हो सकता है। और जिस तरह से क्या है कि या तो आप जो पहले इम्प्लीमेंट होते हैं कानून, या तो उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते सही से। एंटी रैंकिंग ऑलरेडी था इसमें, और झगड़ा कहीं किसी का भी हो सकता है। झगड़ा मैं तो फॉर एग्जांपल करता हूँ कि भाई मैं हूँ और एक रिक्शा में जा रहा हूँ और हमारा 1 रुपये के ऊपर 2 रुपये के ऊपर झगड़ा हो गया रिक्शा वाले से, तो उसके बाद क्या आ गया, रिक्शा वाला फलाने वर्ग का और मैं फलाने वर्ग का। सर ऐसा क्यों? सिर्फ ये होना चाहिए कानून के अनुसार जिसने गलती की है उसको पनिशमेंट मिले और सही से मिले। अगर ये सब पहले से इम्प्लीमेंट होता तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर ज़रूरत पड़ रही है, टीचर है, मैं बताऊं, इसका बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। आप इसका बांटने की कोशिश करें। एक इसका बैकग्राउंड भी समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे 2 जनहित याचिकाएं जो थीं, 2 छात्रों ने जातिगत भेदभाव के आधार पर जिन्होंने आत्महत्याएं की, उसके बाद ये हुआ कि हायर एजुकेशन में जातिगत आधार पर भेदभाव बढ़ रहा है। अपनी ही रिपोर्ट में ये आया है कि 118% पिछले 5 वर्षों में जातिगत आधार पर SC, ST, OBC इन छात्रों के साथ भेदभाव की तमाम बातें। भेदभाव सिर्फ छात्रों के बीच में गाली गलौज तक ही सीमित नहीं है, छात्रों, अध्यापकों, छात्रों, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, ये है। और इस बिल को लाने के पीछे जो मंशा बताई गई वो एक ये कि भाई डेडिकेटेड, एक अच्छी बात जो मैं मानता हूँ कि इस बिल में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, इन सबको भी उत्तरदायी बनाया गया है। मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और मैंने देखा है कि लड़कियों का या जाति के आधार पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो हमें भी खटकी थी, लेकिन उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अब इस व्यवस्था के जरिए, अब मैं थोड़ा सा प्रावधान बता देता हूँ, चूँकि बिल मेरे पास है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। दरअसल इस बिल के जरिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जातीय आधार पर SC, ST और OBC का शिकायत कर सकता है। महिला भी कर सकती है और दिव्यांगजन भी कर सकते हैं। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी और हर डिग्री कॉलेज यानी हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर एक समानता अवसर केंद्र बनेगा। उस समानता अवसर केंद्र का एक समन्वयक यानी कन्वीनर होगा। वो कन्वीनर उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक सीनियर प्रोफेसर या फैकल्टी मेंबर हो सकता है। इसके अलावा और इसी समता वाले इक्विटी सेंटर, समता केंद्र या इक्विटी सेंटर पर किसी बच्चे का, अगर महिला है, अगर दिव्यांगजन है, SC, ST, OBC है, उसके साथ अगर कोई व्यवहार जाति सूचक शब्दों का या धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव वाला
बर्ताव यूनिवर्सिटी का टीचर, यूनिवर्सिटी का हेड, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल या कोई स्टूडेंट करता है तो वो पोर्टल के जरिए लिखित ऑनलाइन इस पर अपनी और 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन एक हेल्पलाइन होगी, उस पर वो शिकायत कर सकता है। शिकायत होने के बाद 24 घंटे के भीतर हर इंस्टीट्यूट में एक इक्विटी कमेटी होगी। इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होगी। उस इक्विटी कमेटी में 10 मेंबर होंगे। 10 मेंबर में पहला हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी उस इंस्टीट्यूट का हेड है वो होगा। 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे, 4 हो गए, और एक उसी इंस्टीट्यूट का गैर शैक्षणिक कर्मचारी होगा यानी जो पढ़ाता नहीं है, और 5 हो गए। 2 इंस्टीट्यूट से बाहर के सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, वो पत्रकार भी हो सकते हैं, वो वकील भी हो सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, वो मेयर भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल लोग भी हो सकते हैं, वो सोशल लोग भी हो सकते हैं। सिविल सोसाइटी के 2 लोगों का 7 मेंबर। 2 स्टूडेंट्स होंगे जो कि वहाँ पर पढ़ाई करते हो और पढ़ाई के क्षेत्र में उनका अपना पढ़ाई में अच्छे हो, सामाजिक कार्यक्रम में अच्छे हो, इस तरीके के लोग होंगे, और एक गैर शैक्षणिक होगा। तो इस तरीके से 10 मेंबर कुल होंगे, और इन 10 मेंबर्स के बारे में कोई बाध्यता नहीं है कि वो किस जाति के होंगे, किस जाति के नहीं होंगे। एक बाध्यता है कि उसमें दिव्यांगजन, महिला, SC ST और OBC यानी 5 का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अगर आप मान लें कि 5 आरक्षित इनके लिए हो जाए तो बाकी 5 मेंबर इक्विटी कमेटी में किसी भी वर्ग के हो सकते हैं। 5 सामान्य वर्ग के भी हो सकते हैं, OBC के 2 हो सकते हैं, 2 सामान्य वर्ग के हो सकते हैं। उसमें कहीं कोई ये बाध्यता नहीं है, लेकिन 3 का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अब जैसे महिला सदस्य अगर है तो महिला सदस्य तो सामान्य वर्ग की भी हो सकती है, दिव्यांगजन भी सामान्य वर्ग का हो सकता है, लेकिन SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होगा। यह इक्विटी कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को देगी और 1 हफ्ते में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इस पर फैसला करेगा। ये टाइमलाइन है। आज अगर मैं 25 जनवरी को जातिगत भेदभाव की शिकायत करता हूं तो 26 जनवरी तक इक्विटी कमेटी को बैठक करनी पड़ेगी और उसे 10 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और 17 फरवरी तक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ने क्या एक्शन लिया ये बताना पड़ेगा। अब जिसके खिलाफ एक्शन होगा उसके हाथ में क्या है, वो क्या करेगा। अगर झूठी शिकायत है तो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, उसके अपील का क्या प्रावधान है। इसी बिल में जो लास्ट अगर आप देखें तो प्रावधान का 9वें नंबर पर अपील के तहत ये कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ एक तरफा शिकायत की गई है और आपके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है या ऐसा कोई प्रस्ताव किया गया है तो आप अपील के जरिए हर इंस्टीट्यूट में एक लोकपाल का गठन है। आप लोकपाल को अपना प्रतिवेदन 30 दिन के भीतर दे सकते हैं। लोकपाल क्या करेगा, लोकपाल उस इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग संबंध रखने वाले एक एमिकस ज्यूरी को यह मामला सौंपेगा। एमिकस ज्यूरी का मतलब न्याय मित्र, और वो एमिकस ज्यूरी को 30 दिन का समय दिया जाएगा कि इस शिकायत पर यह फैसला हुआ है। आप जरा देख के देखिए कि ये गलत शिकायत है और सही निर्णय हुआ है, या सही शिकायत है सही निर्णय हुआ। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा एमिकस ज्यूरी, और उस एमिकस ज्यूरी की फीस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी कि वो इंस्टीट्यूट, वो विश्वविद्यालय, वो संस्थान एमिकस ज्यूरी का पैसे का भुगतान करेगा। जो लोग इस बिल के समर्थन में हैं उनका ये कहना है कि ये पूरे प्रावधान अगर ठीक से देखे जाएं तो कहीं से केवल सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं है, इसमें सबके लिए मौका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी के खिलाफ भेदभाव ना हो, ऐसी बात सुनिश्चित की जाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल उठता है कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं एक दूसरे की जान पहचान करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि आपका नाम क्या है, उसने कहा राजेश सिंह। मैंने कहा आपका नाम क्या है, उसने कहा राजीव रंजन सिंह। आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा संतोष सिंह। उसने कहा तुम्हारी रैंक कितनी थी, उसने कहा कि 2700।
तुम्हारी कितनी थी? मैंने कहा 400। मैंने कहा 2700 पे तेरा एडमिशन हो गया, किस कोटे से है? लिखता सिंह है। ये सामान्य सा रिएक्शन है जो हो सकता है, और ये भेदभाव की श्रेणी में आएगा कि आपने अगर ऐसा बोला तो आपने जातिगत आधार पर भेद किया। अब BA1 12वीं का 18 साल की उम्र में बच्चा पास होता है, उसे क्या मालूम कि सिंह टाइटल पर इस तरह की चर्चा उसको जातीय भेदभाव के शिकार में ले जा सकती है और उसे कमेटी के सामने खड़ा होना पड़ सकता है। नोइंगली या अननोइंगली, मुझे लगता है अननोइंगली। अगर 18 साल का बच्चा इस तरह की बात करता है तो उसे जब 15 दिनों के भीतर पेश होना होगा तो उस मेंटल ट्रामा को वो अपने परिवार में कैसे बताएगा कि मैंने जातीय आधार पर भेदभाव कर दिया, मुझे इस कमेटी के सामने पेश होना है। और वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ये नहीं कहा है। उसने कहा उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि यस, मैंने कहा था कि तुम्हारा सिंह है, तुम सिंह 2700 पे एडमिशन पा गए, मैं 400 पे एडमिशन पा गया, ऐसा कैसे हुआ, और फिर उसके खिलाफ एक्शन हो।